उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। हेलो, डॉक्टर सदीकी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद डॉक्टर सदीकी की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने बाकायदा अपना तारुफ कराते हुए कहा, क्योंकि डॉक्टर सदीकी की बात करने से ही वो समझ गया था कि फ़ोन ऑपरेटर ने उन्हें इसका नाम नहीं बताया, वरना वो इस अंदाज में ये बात ना करते। ओह इमरान साहब, आप खैरियत? दूसरी तरफ से डॉक्टर सदीकी ने चौंक कर कहा, जब तक खैरियत रहती है तब तक आपसे बात ही नहीं होती। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये हमारे साथ अलमिया है। डॉक्टर सदीकी ने तवील सांस लेते हुए कहा तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। इसमें इतना तवील सांस लेने की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर साहब, आपकी ज़रूरत इस वक्त ही पड़ती है जब खैरियत गायब हो जाती है। बहरहाल टाइगर और जवाना दोनों ज़ख्मी हो गए हैं और इस वक्त जनरल अस्पताल में मौजूद हैं। बताया तो यही गया है कि वो मामूली ज़ख्मी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उन्हें अपने पास शिफ्ट करा लें, इस तरह मुझे एतमीनान रहेगा। इमरान ने कहा, ओह अच्छा, लेकिन इन दोनों को स्पेशल सेक्शन में तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बहरहाल उनका ताल्लुक किसी सरकारी महकमे से तो नहीं है। डॉक्टर सदीकी ने कहा, जवाना एक सरकारी तंजीम स्नेक किलर्स का चीफ है और इस सरकारी तंजीम का बाकायदा सरकारी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और टाइगर इस तंजीम का रुकन है और वो दोनों सरकारी काम के दौरान ही जख्मी हुए हैं। इमरान ने कहा, ओह अच्छा, फिर ठीक है, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। दूसरी तरफ से डॉक्टर सदीकी ने कहा और इमरान ने ओके कहकर कॉरिडोर दबा दिया और फिर टोन आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राना हाउस। रास्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ जोसेफ, टाइगर और जवाना क्या तुम्हारे सामने किसी मिशन पर गए थे? इमरान ने कहा, यस बॉस, टाइगर ने इतला दी थी कि कल के वाक़यात के रद्द अमल पर किसी ऑस्टन ग्रुप को इनके कत्ल के लिए हायर किया गया है। और फिर टाइगर मेकअप में राना हाउस पहुंचा। उसने जवाना को भी मेकअप करने के लिए कहा, लेकिन जवाना ने इनकार कर दिया और फिर वो दोनों जवाना की कार में बैठकर इस ऑस्टन के पास गए हैं। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं बॉस? जोसेफ ने तफसील बताते हुए कहा, लारस रोड पर उनकी कार पर बम मारा गया है और वो दोनों जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए हैं। मुझे सुपर फ्याज ने इतला दी तो मैंने उन्हें स्पेशल अस्पताल शिफ्ट कराने का डॉक्टर सदीकी को कह दिया है। खसूसी साख्त की कार की वजह से वो ज़्यादा जख्मी नहीं हुए। बहरहाल उन्हें एक हफ्ता अस्पताल में रहना होगा। तुम्हें मालूम है कि ये ऑस्टन कौन है और कहाँ रहता है? इमरान ने कहा, मैंने टाइगर से पूछा तो उसने बताया कि ये पेशावर कातलों के एक बड़े ग्रुप का चीफ है और जावला क्लब का मालिक है। ऑस्टन इसका कोड नाम है, वरना वहाँ ये मैग के नाम से पुकारा जाता है और सब उसे मैग के नाम से ही जानते हैं। जोसेफ ने जवाब दिया, ओके, मैं राना हाउस आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार राना हाउस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। राना हाउस पहुंचकर उसने कार फाटक के अंदर ले जाने की बजाय एक साइड पर रोक दी और नीचे उतरकर राना हाउस के फाटक की तरफ बढ़ गया। फिर उसने कॉल बेल का बटन प्रेस किया ही था कि राना हाउस की छोटी खिड़की खुली और जोसेफ बाहर आ गया। उसने खाकी रंग की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और इसके दोनों पहलुओं में होल्स्टर लगे हुए थे। अरे वाह, तुम तो बाकायदा तैयार हो चुके हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने खुद ही तो हुक्म दिया था बॉस कि मैं तैयार हो जाऊं। जोसेफ ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और इमरान भी इख्तियार हंस पड़ा। हिफाजती निज़ाम ऑन करके आ जाओ, इमरान ने कहा और वापस अपनी कार की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जोसेफ साइड सीट पर आकर बैठ गया तो इमरान ने कार आगे बढ़ा दी। ये सवाला क्लब कहाँ है, क्या तुम्हें मालूम है? इमरान ने जोसेफ से पूछा। यस बॉस, डेविस रोड पर है, जोसेफ ने जवाब दिया और इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया। लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी सोफे पर अकड़े हुए अंदाज में बैठा हुआ था। उसके सामने मेज पर शराब की बोतल पड़ी हुई थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद बोतल उठाकर शराब का एक लंबा घूंट लेता, फिर बोतल वापस मेज पर रख देता। इस दौरान फ़ोन आ रहे थे और मुसलसल फ़ोन सुनकर हिदायत दे रहा था। अभी उसने ही बोतल मेज पर रखी फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने रिसीवर उठा लिया। यस, उसने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, जैकी बोल रहा हूँ बॉस, टाइगर और जवाना वाला टारगेट हिट कर दिया गया है। दूसरी तरफ से एक मौतबाना आवाज़ सुनाई थी। ओह, किस तरह? तफसील बताओ, इस आदमी ने चौंक कर पूछा। एक कार में वो जवाना नजर आ गया, उसके साथ एक आदमी था। कदो कामत के लिहाज से तो टाइगर ही लग रहा था, लेकिन इसका चेहरा मुख्तलिफ था। मुझे इतला मिली तो मैं खुद वहां पहुंच गया और फिर एक चौक पर जब ट्रैफिक सिग्नल्स की वजह से कारें रुकी तो मैंने भी अपनी कार इनकी कार के सामने रोक दी
और फिर मेरे कानों में टाइगर का नाम पड़ गया। जमाना उसे टाइगर कहकर पुकार रहा था, जिस पर मैं कन्फर्म हो गया कि यही टाइगर है। चनाचा मैंने अपने आदमियों को इस कार को उड़ाने का हुक्म दे दिया और लारस रोड पर मेरे आदमियों ने इस कार को बम से उड़ा दिया। जैकी ने तफसील बताते हुए कहा, वो दोनों हलाक हो गए हैं या नहीं? बॉस ने तेज लहजे में पूछा। बॉस, वो मौका पर हलाक नहीं हुए, लेकिन वो इस कदर जख्मी थे कि अस्पताल पहुंचने पर यकीनन हलाक हो चुके होंगे। जैकी ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि तुमने कन्फर्म नहीं किया? नॉनसेंस। कन्फर्म करो, और अगर वो जिंदा हो तो अस्पताल में जाकर उन्हें गोलियों से उड़ा दो। हमने बहरहाल अपना टारगेट पूरा करना है, बॉस ने गुस्सेले लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो बॉस ने रिसीवर रखा और एक बार फिर शराब की बोतल उठा ली। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद जैकी की कॉल दोबारा आ गई। बॉस, वो जख्मी हैं, लेकिन उन्हें किसी खुफिया अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां का पता कोई भी नहीं जानता। जैकी ने कहा। खुफिया अस्पताल? वो कौन सा अस्पताल है और किसने उन्हें शिफ्ट किया है वहां? बॉस ने हैरत भरे लहजे में कहा। बस ये मालूम हो सका है कि सरकारी खुफिया अस्पताल की एम्बुलेंस आई और इन दोनों को ले गई। मेरे आदमी मालूमात हासिल कर रहे हैं। जैकी ने जवाब दिया। ठीक है, अगर इस अस्पताल का पता लग जाए तो वहां कार्रवाई करो, वरना बहरहाल वो ठीक होकर बाहर तो आएंगे, तो फिर कार्रवाई शुरू कर देना। काम तो हर सूरत में करना है, बॉस ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और बॉस ने एक बार फिर रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। यस, बॉस ने रिसीवर उठाकर तेज लहजे में कहा। ऑर्थर बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज सुनाई थी। ओ ऑर्थर, तुम? मैं ऑस्टन बोल रहा हूँ। तुम्हारा काम तो हो गया था, लेकिन वो अभी बहरहाल जिंदा है, इसलिए काम जारी है। ऑस्टन ने कहा। क्या मतलब? काम हो गया था तो फिर वो जिंदा कैसे रह गए? दूसरी तरफ से ऑर्थर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे आदमियों ने लारस रोड पर उनकी कार पर बम मारा, जिससे शदीद जख्मी हुए और अस्पताल पहुंचा दिए गए। मेरे आदमियों ने हलाक करने अस्पताल पहुंचे तो वहां से मालूम हुआ कि उन्हें किसी खुफिया सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसका पता उन्हें मालूम नहीं। इसलिए मैंने अपने आदमियों को हुक्म दे दिया कि वो इस अस्पताल को तलाश करें और उन्हें हलाक कर दें, वरना बहरहाल ये बाहर तो आएंगे, तब उन्हें हलाक कर दिया जाएगा। ऑस्टन ने तफसील बताते हुए कहा। तो क्या इनका ताल्लुक हुकूमत से है, जो उन्हें किसी खुफिया सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया है? दूसरी तरफ से ऑर्थर ने बड़े सख्त लहजे में कहा। ओह नहीं, ये बात नहीं है। टाइगर के बारे में मुझे मालूम है कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले अली इमरान से है। शायद इसी अली इमरान ने यह बंदोबस्त किया हो, ऑस्टन ने जवाब दिया। ठीक है, बहरहाल उन्हें ये हर सूरत में हलाक करना है, ऑर्थर ने कहा। तुम फिक्र मत करो ऑस्टन, अपना काम बहरहाल मुकम्मल किया करता है, उसने फाखिराना लहजे में कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो ऑस्टन ने रिसीवर रख दिया। लेकिन उसी लम्हे साथ पड़े हुए इंटरकॉम में घंटी बज उठी तो ऑस्टन बेइख्तियार चौंक पड़ा। इंटरकॉम की घंटी बजने का मतलब था कि कॉल क्लब से की जा रही है। यस, ऑस्टन ने रिसीवर उठाकर कहा। काउंटर से रॉबर्ट बोल रहा हूँ बॉस, एक साहब अफ्रीकी हबशी यहाँ आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। इन्होंने अपना नाम प्रिंस बताया है और वो अफ्रीकी हबशी उनका मुहाफिज। दूसरी तरफ से कहा गया। प्रिंस? क्या मतलब? क्या वो किसी रियासत का शहजादा है? उसने हैरत भरे लहजे में कहा। यस बॉस, वो अपने आप को प्रिंस ऑफ ढम कह रहे हैं। ढम रियासत होगी, रॉबर्ट ने कहा। मेरी उनसे फोन पर बात कराओ, ऑस्टन ने कहा। हेलो, प्रिंस ऑफ ढम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। यस, मेघ बोल रहा हूँ। आप क्यों मुझसे मिलना चाहते हैं? ऑस्टन ने कहा। रियासत ढम के चंद दुश्मन यहाँ मौजूद हैं और हम खात्मा कराना चाहते हैं। हमें बताया गया है कि आपके जरिए ऑस्टन से राब्ता हो सकता है। हम मुंह मांगा मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ से कहा गया। ये रियासत ढम कहाँ है? मैं तो ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया। ये सिलसिला कोई हिमालय में एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का है। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, आप रिसीवर रॉबर्ट को दें, ऑस्टन ने कहा। यस बॉस, मैं रॉबर्ट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई थी। इनको स्पेशल ऑफिस पहुंचा दो, मैं वहीं आ रहा हूँ, ऑस्टन ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि दौलत खुद चलकर आ गई है। बहुत खूब, आज वाकई किस्मत जोरों पर है, रिसीवर रखकर ऑस्टन ने मुस्कुराते हुए कहा और शराब की बोतल उठा ली। जाहिर है एक प्रिंस ऑफ ढम मुंह मांगा मुआवजा देने की बात करे तो फिर किस्मत ने तो मेहरबान होना ही है।
زوالہ کلب کی عمارت خاصی پرانی تھی لیکن خاصی بڑی تھی۔ عمارت کی پیشانی پر کلب کے نام کا پرانا سا لیکن بڑا سائز کا بورڈ بھی موجود تھا۔ عمران نے کار ایک طرف سائڈ پر روک دی۔ کار پہ آنے جانے والے سب زیر زمین دنیا کے لوگ نظر آتے تھے، جن میں مرد بھی تھی اور عورتیں بھی، البتہ کچھ اکریمیہ سیاح بھی ان میں شامل نظر آ رہے تھے۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا مین گیٹ میں داخل ہوا۔ جوزف اس کے پچھلے اس انداز میں آ رہا تھا جیسے وہ عمران کا محافظ ہو۔ حال میں بے پناہ شور تھا، منشیات کے غلیظ اور انتہائی بدبودار دھوئیں سے تقریباً بھرا ہوا حال تھا۔ شراب بھی وہاں کھلے عام پی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی حرکتیں بھی کی جا رہی تھی کہ ایسی حرکتوں کا عمران کم پاکیشیا میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ ایک طرف بڑا سا کاؤنٹر تھا، اس کے پیچھے دو نیم اریاں لڑکیاں موجود تھیں، جبکہ ایک نوجوان آدمی کاؤنٹر کی سائڈ پر سٹول لیے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے کاؤنٹر پر فون رکھا ہوا تھا۔ لڑکیاں ویٹرز کو سروس دینے میں مصروف تھیں۔ پاکیشیا میں یہ سب کچھ کھلے عام ہو رہا ہے اور یہاں کی پولیس اور انٹیلیجنس کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، باس، یہ پاکیشیا کا سب سے بدنام کلب ہے۔ یہاں پولیس خوف سے نہیں داخل ہوتی، یہاں آدمیوں کو مار کر ان کی لاشیں تقائب کر دی جاتی ہیں۔ جوزف نے جواب دیا، تمہیں کیسے معلوم ہے؟ کیا تم پہلے یہاں آئے تھے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے ٹائیگر ایک بار ٹائیگر نے بتایا تھا۔ جوزف نے جواب دیا اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس دوران وہ کاؤنٹر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ہم ریاست ڈھم کے پرنس ہیں، سنا تم نے؟ ہم نے تمہارے باس میگ سے ملنا ہے، ہم نے اس کے ذریعے یہاں اپنے دشمنوں کا خاتمہ کرانا ہے۔ عمران نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر شاہانہ لہجے میں کہا، یس سر، میں بات کرتا ہوں سر۔ نوجوان شاید عمران کے لہجے اور انداز کے ساتھ ساتھ اور اس کے حکم میں کھڑے دیو ہیکل جوزف اور اس کی یونیفارم اور ہولسٹروں میں موجود بھاری ریوالوروں کو دیکھ کر ہی مروب ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے سامنے موجود فون کا رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس نے باس کہہ کر وہ ساری بات دہرا دی جو عمران نے اس سے کی تھی، جس پر دوسری طرف سے اس سے براہ راست بات کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو عمران نے رسیور لے کر دوسری طرف سے بولنے والے کو یہ بتایا کہ وہ اس کے ذریعے آسٹن کو اپنے دشمنوں کے خلاف بک کرانا چاہتا ہے۔ اس نے منہ مانگا معاوضہ دینے کی بات بھی خاص طور پر کر دی۔ اسے فون واپس کاؤنٹر مین کو دینے کے لیے کہا گیا تو عمران نے فون کاؤنٹر مین کو دے دیا۔ یس سر، کاؤنٹر مین نے دوسری طرف سے بات سن کر موتبانہ لہجے میں کہا اور رسیور رکھ کر اس نے ایک سائڈ پر کھڑے ہوئے ایک آدمی کو بلایا، ٹونی، پرنس اور ان کے محافظ کو اسپیشل آفس پہنچا آؤ، باس ان سے وہاں ملاقات کرے گا۔ کاؤنٹر مین نے کہا، آئیے سر۔ اس آدمی نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ ایک راہداری سے گزر کر ایک لفٹ میں پہنچ گئے۔ لفٹ نیچے اترتی چلی گئی۔ لفٹ جہاں جا کر رکی وہاں ایک اور راہداری تھی جس پر 4 مسلح مشین گن بردار موجود تھے، لیکن انہوں نے عمران اور جوزف کے ساتھ وہاں کے آدمی کو دیکھ کر انہیں کچھ نہ کہا۔ وہ تینوں اطمینان سے چلتے ہوئے راہداری کے آخر میں ایک دروازے پر پہنچ گئے۔ یہ اسپیشل آفس ہے جناب، آپ اندر تشریف لے جائیں، ساتھ آنے والے نے کہا اور سائڈ پر ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا اور بند دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازے کی ساخت بتا رہی تھی کہ یہ کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہے اور شاید اسی لیے اسے اسپیشل آفس کا نام دیا گیا ہے۔ عمران اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے جوزف تھا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا، لیکن اس کی سجاوٹ میں نیم اریاں تصاویر کا زیادہ استعمال کیا گیا تھا۔ کمرہ خالی تھا۔ دروازہ بند کر دو جوزف، عمران نے جوزف سے کہا اور جوزف نے مڑ کر دروازے کو لاک کر دیا۔ چند لمحوں بعد اندرونی دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے جینز کی چست پتلون اور گہرے کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ شکل و صورت سے وہ زیر زمین دنیا کا کوئی نامور بدماش ہی نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے کئی مندمل نشانات تھے۔ آپ پرنس ہیں، آنے والے نے عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ عمران صوفے پر بیٹھ گیا تھا جبکہ جوزف اس کی سائڈ پر بڑے چوکنے انداز میں کھڑا ہوا تھا۔ ہاں، کیا تم میگ ہو؟ عمران نے بیٹھے بیٹھے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں میرا نام میگ ہے، آنے والے نے کہا اور عمران کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا تمہارے ذریعے آسٹن سے بات ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، لیکن وہ خود کسی سے بات نہیں کرتا، اس کے سارے معاملات میں ہی ڈیل کرتا ہوں۔
آپ مجھے بتائیں کہ آپ آدمیوں کا خاتمہ کرانا چاہتے ہیں۔ میگ نے بڑے سپاٹ لہجے میں کہا۔ 2 آدمی ہیں جن میں سے ایک کا نام ٹائگر ہے اور دوسرے کا نام جوانا۔ عمران نے کہا تو میگ بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ دونوں تو؟ میگ نے بے اختیار لیکن پھر فکرہ مکمل کرنے سے پہلے ہی روک دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ ان دونوں پر تمہارے آدمی پہلے حملہ کر چکے ہیں اور وہ دونوں اس وقت ہسپتال میں ہیں؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کیسے جانتے ہیں یہ سب کچھ؟ کون ہے آپ؟ اس نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا نام آسٹن ہے اور تم نے یہاں قاتلوں کا ایک بڑا گروپ بنایا ہوا ہے، لیکن کلب میں تم میگ کے نام سے بیٹھتے ہو۔ اور یہ بھی سن لو کہ میرا نام علی عمران ہے اور ٹائگر میرا شاگرد ہے اور جوانا میرا ساتھی۔ اور اگر تم اپنی ہڈیاں توڑوانا پسند نہ کرو تو پھر خود ہی بتا دو کہ تمہیں کس پارٹی نے اس کام کے لیے ہائر کیا تھا۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ میگ حیرت سے آنکھیں پھاڑے عمران کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کسی انسان کو زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ تم کیا واقعی تم علی عمران ہو؟ میگ نے رک کر کہا۔ ہاں، اور میں نے اپنا تعارف اس لیے کروایا ہے کہ تم ٹوٹ پھوٹ سے بچ سکو۔ عمران نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو یہ بات ہے۔ بہرحال میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ تم اس طرح یہاں میرے پاس آ سکتے ہو، اور یہ بھی درست ہے کہ میرا نام واقعی آسٹن ہے، لیکن تمہیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ تم میرے آفس میں ہو اور کوئی بھی پیشہ ور قاتل اپنی پارٹی کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ آسٹن اس بار قتل سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھو آسٹن، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کا نام بتا دو اور پھر مجھے کنفرم کروا دو، ورنہ۔ عمران نے ایک بار پھر سخت لہجے میں کہا۔ میں تمہارے ساتھ صرف اتنی رعایت کر سکتا ہوں کہ زندہ واپس جانے کی اجازت دے دوں، کیونکہ تمہارے خلاف میرے پاس کوئی بکنگ نہیں ہے اور میں خواہ مخواہ کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ آسٹن نے اس بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، اگر تم باسط ہو تو ٹھیک ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو آسٹن کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک ابھر آئی۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنی زندگی کو میری طرف سے تحفہ سمجھنا، ورنہ یہاں صرف انگلی کی معمولی سی حرکت سے تم دونوں بے جان ہو سکتے ہو، آسٹن نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ ختم ہوتا، عمران کا بازو گھوما اور آسٹن بری طرح چیختا ہوا اچھل کر پہلے میز سے ٹکرایا اور پھر پلٹ کر نیچے گرا۔ نیچے گرتے ہی اس نے اٹھنے کے لیے جسم کو سمیٹا ہی تھا کہ عمران کا پیر اس کی گردن پر پہنچ گیا اور دوسرے لمحے آسٹن کا سمٹتا ہوا جسم یک لخت ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ اس چہرے پر انتہائی تیزی سے بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ عمران نے پیر کا رخ تھوڑا واپس موڑا تو آسٹن کا انتہائی تیزی سے بگڑتا ہوا چہرہ نارمل ہونے لگ گیا اور اس کے حلق سے نکلنے والی کھرکھراہٹ کی آوازیں بھی مدھم ہونے لگ گئی۔ بولو، کون پارٹی ہے؟ بولو، عمران نے گھراتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیر کو ذرا آگے کی طرف موڑ دیا۔ بتاتا ہوں، ہٹا لو پیر ہٹا لو۔ آسٹن کے منہ سے رک کر الفاظ نکلے تھے۔ بولو ورنہ۔ عمران نے پیر کو تھوڑا سا واپس موڑتے ہوئے کہا۔ آرتھر پارٹی ہے، آسٹن نے جواب دیا۔ کون آرتھر؟ تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا۔ آرتھر اسلحے کا سمگلر ہے، شان پلازا میں اس کا آفس ہے، انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ کے نام سے، آسٹن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اب بولو، تم زندہ رہنا چاہتے ہو یا نہیں؟ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، میں تم سے مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، آسٹن نے رک کر کہا تو عمران نے پیر ہٹا لیا۔ تم نے دیکھ لیا کہ یہ معمولی سا عذاب بھی کس قدر خوفناک ہے۔ اب اگر تم نے ہمارے خلاف کوئی اور کارروائی کی تو پھر تم دوسرا سانس نہ لے سکو گے، اور آرتھر، یہ کسی اور کو اس سے کوئی دلچسپی نہ ہوگی کہ تم مر چکے ہو، ورنہ اپنے کام کسی اور سے کرا لیں گے، عمران نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ آسٹن اب اٹھ کر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے مسلسل اپنی گردن مسلنے میں مصروف تھا۔ یہ واقعی انتہائی خوفناک عذاب ہے، انتہائی ہولناک، اور مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں واقعی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہارے خلاف اب کچھ نہیں کروں گا، آسٹن نے آہستہ سے بولتے ہوئے کہا۔ تم اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور اپنے آدمیوں کو حکم دو کہ وہ اب ٹائگر اور جوانا کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں، عمران نے کہا۔ ہاں، میں کہہ دیتا ہوں،
ऑस्टन ने कहा और उसके साथ ही उसने मेज पर मौजूद फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इमरान की नजरें इन नंबरों पर जमी हुई थी। लाउडर का बटन ऑन कर दो, इमरान ने कहा तो ऑस्टन ने इस्बात में सर हिलाते हुए लाउडर का बटन ऑन कर दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, जैकी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैं बोल रहा हूँ जैकी, ऑस्टन ने तहमकाना लहजे में कहा। यस बॉस, हुक्म। दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में कहा गया। टाइगर और जवाना के बारे में क्या रिपोर्ट है? ऑस्टन ने कहा। इनका पता नहीं चल सका, अब वो दोबारा नजर आएंगे तो उनका काम तमाम कर दिया जाएगा। जैकी ने कहा। सुनो, मैंने पार्टी से इन पर दोबारा हमले की रकम देने के लिए कहा था, लेकिन इसने इनकार कर दिया। इसके मुताबिक इनका जख्मी होना ही उनके लिए काफ़ी है, क्योंकि वो उन्हें चंद रोज़ के लिए सामने से हटाना चाहते थे। इसलिए अब ये मिशन मुकम्मल हो चुका है। तुम अपने आदमियों को हुक्म दो कि वो अब आइंदा इस मिशन पर मज़ीद काम ना करें, ऑस्टन ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और ऑस्टन ने रिसीवर रख दिया। उसके साथ ही उसने जैसे ही गर्दन मोड़ी वो बेइख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि इमरान के हाथ में मशीन पिस्टल नजर आ रहा था जिसका रुख उसकी तरफ था और इमरान के चेहरे पर सफाकी के तासुरात उभर आए। ये क्या मतलब? तुमने तो कहा था तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे, ऑस्टन ने होंठ भींचते हुए कहा। तुमने मेरे साथियों पर कातिलाना हमला कराया, इसलिए तुम्हारी मौत लाजमी हो चुकी है, इमरान ने कहा और उसके साथ ही तड़तड़ाहट की आवाज़ के साथ मशीन पिस्टल से गोलियां निकली और उठने की कोशिश करता हुआ ऑस्टन हल्की सी चीख मारकर सोफे पर ढेर हो गया और चंद लंबे तड़पने के बाद साकित हो गया। आओ, इमरान ने मशीन पिस्टल वापस जेब में डालते हुए कहा। बॉस, बाहर मौजूद अफराद ने अगर अंदर झांक लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, जोसेफ ने कहा। हाँ, इन चारों को तुमने खात्मा करना है, इमरान ने कहा और जोसेफ ने इस्बात में सर हिला दिया और फिर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। राहदारी में दो चारों मुसल्ला अफराद बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में खड़े थे। अचानक जोसेफ ने बैक वक्त दोनों रिवॉल्वर होल्स्टर से खींचे और फिर इससे पहले कि वो चारों संभलते या कुछ समझते, खौफनाक धमाकों से राहदारी गूंज उठी और वो चारों इस तरह चीखते हुए उछल कर नीचे गिरे जैसे जहरीली दवा छिड़कने से हशरातुल अर्ज नीचे गिरते हैं और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गए। इमरान इत्मीनान से चलता हुआ आगे बढ़ा और फिर लिफ्ट के जरिए वो ऊपर पहुंच गए। राहदारी से गुजरकर वो हाल में पहुंचे और फिर उसी तरह इत्मीनान से चलते हुए हाल की ज़मीन से मेन गेट से बाहर आ गए। अब कहाँ चलना है? क्या ऑर्थर के पास? जोसेफ ने कार में बैठते हुए कहा। क्या इस ऑर्थर का तुम उठाकर राना हाउस ले आ सकते हो? इससे तफसील से पूछ कुछ करनी है, इमरान ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा और जोसेफ ने इस्बात में सर हिला दिया। ऑर्थर अपने ऑफिस में मौजूद था कि दरवाज़ा खुला और टोनी को अंदर आता देखकर वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। तुम इस तरह अचानक? ऑर्थर ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। जल्दी उठो और मेरे साथ चलो, टोनी ने कहा तो आर्थर भी इख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब? क्या हुआ है और क्यों जाना है? ऑर्थर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारे इस ऑफिस का इल्म ऑस्टन को था और ऑस्टन हलाक हो चुका है और उसे हलाक अली इमरान ने किया है, इसलिए अपने लामहला यहाँ पहुँचेंगे और तुम इनकी एक बार हाथ चढ़ गए तो फिर तुम्हारा बचना महाल है, टोनी ने जवाब दिया तो आर्थर का चेहरा हैरत की शिद्दत से बिगड़ सा गया। ऑस्टन को हलाक कर दिया गया? कैसे? ये कैसे मुमकिन है? उसने कहा। तुम यहाँ से चलो तो सही, इसलिए तो मैं खुद आया हूँ। किसी जगह पर पहुँचकर तफसील से बातें बता दूंगा, टोनी ने कहा। ओह अच्छा, आओ, ऑर्थर ने कहा और थोड़ी देर बाद वो दोनों अलहदा अलहदा कारों में सवार सड़क पर आगे बढ़े चले जा रहे थे। आगे ऑर्थर की कार थी जिसे ऑर्थर खुद चला रहा था, जबकि उसके पीछे टोनी की कार थी जिसे टोनी चला रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों कारें एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हुई और फिर ऑर्थर की कार एक कोठी के बड़े फाटक के सामने रुक गई। टोनी ने भी अपनी कार इसके पीछे रोक दी। ऑर्थर ने मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न दिया तो छोटा फाटक खुला और एक आदमी बाहर आ गया। बड़ा फाटक खोलो जैकब, ऑर्थर ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, इस आदमी ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद फाटक खुला और आर्थर का कार अंदर ले गया। उसके पीछे टोनी भी कार अंदर ले गया। ये मेरा खास अड्डा है, इसका इल्म मेरी ज़ात के अलावा और किसी को नहीं है, ऑर्थर ने कार से उतरकर टोनी से कहा। ठीक है, आओ अब तफसील से बात हो सकती है, टोनी ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा और फिर वो दोनों एक बड़े से सिटिंग रूम के अंदाज में सजाए गए कमरे में जाके बैठ गए।
उसी लम्हे फाटक खोलने वाला अंदर आया तो इसके हाथ में ट्रे थी जिसमें शराब की एक बोतल और 2 जाम रखे हुए थे। इसने शराब की बोतल और जाम मेज पर रखे और फिर वापस चला गया। औरत ने बोतल का ढक्कन खोटाया और दोनों जाम भरकर उसने बोतल वापस मेज पर रख दी। ये लो पियो, खसूसी शराब है और मुझे बताओ कि ये सब क्या चक्कर है। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा तो टोनी ने शराब से भरा एक जाम उठाया और घूंट लेकर वापस मेज पर रख दिया। मैं ऑस्टन से मिलने उसके क्लब किया तो मुझे अली इमरान अपने साथी अफ्रीकी नेहरू के साथ क्लब से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। मैं उन्हें देखकर बेहद हैरान हुआ। वो कार में बैठकर चले गए तो मैं अंदर गया तो काउंटर मैन ने मुझे बताया कि ऑस्टन स्पेशल ऑफिस में है। चूँकि मेरे और ऑस्टन के ताल्लुकात ऐसे हैं कि मुझे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसके स्पेशल ऑफिस गया। लेकिन स्पेशल ऑफिस की राहदारी पर पहुँचने पर मैं देखकर उछल पड़ा कि वहाँ उसके चारों मुसल्लह मुहाफ़िज़ों की तलाशें पड़ी हुई थी। मैं अंदर स्पेशल ऑफिस गया तो वहाँ ऑस्टन की लाश मिली। उसे भी दिल पर गोलियां मार दी गई। ऑस्टन का लिबास इस तरह मसला हुआ था कि मैं समझ गया कि इमरान ने इस पर अपने मखसूस अंदाज में तशद्दुद किया है। और चूंकि ऑस्टन के आदमियों ने टाइगर और जवाना की कार पर बम मारा था और वो जख्मी हो गए थे, इसलिए अली इमरान खुद हरकत में आ गया। उसे बहरहाल आसानी से मालूम हो सकता था कि ये कार्रवाई ऑस्टन ने की है और उसने ऑस्टन से ये बात पूछनी थी कि टाइगर और जवाना पर हमला पार्टी ने कराया है और वो शख्स ऐसा है कि उसके सामने कोई ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकता। और ऑस्टन ने लाजिमन उसे तुम्हारे बारे में बता दिया होगा, इसलिए उसने ऑस्टन को हलाक कर दिया कि वो तुम्हें इत्तला ना दे सके। और चूंकि ऑस्टन तुम्हारे इस प्लासे वाले के बारे में जानता था, इसलिए इमरान लामहाला तुम्हारे इस ऑफिस में रेड करेगा या अपने आदमियों के जरिए तुम्हें अगवा कराएगा ताकि तुमसे पूछ-गुछ कर सके कि तुमने ऑस्टन को टाइगर और जवाना के कत्ल की टिप क्यों दी थी। इसलिए मैं वहाँ से सीधा तुम्हारे पास आया और तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। टोनी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। ओह वेरी सैड, ये तो वाकई ही इंतहाई तेज लोग हैं, लेकिन वो मुझे क्या पूछेगा। मेरा बज़ाहिर तो किसी जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं, असली काम भी खुफिया तौर पर होता है। औरत ने होंठ चबाते हुए कहा, अगर तुम उसके हाथ लगाए तो फिर वो खुद ही सब कुछ मालूम कर लेगा। मैं तो इसलिए तुम्हें मना किया था कि तुम खामोश रहो, तुमने जिद कर ली। टोनी ने कहा, मुझे क्या मालूम था कि वो लोग ऑस्टन तक पहुंच जाएंगे, इसे हलाक कर देंगे। हालांकि मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हो सकता है। अगर तुमने ये सब कुछ अपनी आंखों से ना देखा होता तो वाकई ही मैं तुम्हारी बात पर भी यकीन ना करता। बहरहाल अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। ऑर्थर ने कहा, देखो अब जो सूरत हाल है वो वाकई ही तुम्हारे लिए इंतहाई संगीन है। तुमने एक लिहाज से तो वाकई ही बड़ों की छतों पर हाथ मार लिया है, इसलिए अब एक ही सूरत है कि तुम इस वक्त तक अंडरग्राउंड हो जाओ जब तक ये इमरान किसी और मिशन में मसरूफ़ ना हो जाए, या फिर मुल्क से बाहर चले जाओ। मेरे नज़दीक तुम्हारे बचाव की और कोई सूरत नहीं है। टोनी ने कहा, लेकिन तब तक मेरा बिजनेस तो तबाह हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं कर सकता। अलबत्ता ये हो सकता है कि मैं अब ऑफिस ना जाऊं, मैं यहाँ से छुप कर बिजनेस को कंट्रोल करूं। ऑर्थर ने कहा, इमरान अगर चाहे तो तुम्हें यहाँ भी ट्रेस कर लेगा, वो ऐसे कामों का माहिर है। दूसरी सूरत में यह है कि तुम खुद इमरान से बात कर लो और उससे बताओ कि उस्ताद कालू तुम्हारे वाकिफ था, इसलिए तुम्हें कॉल करके तुमसे और टाइगर और जमाना के खिलाफ मदद चाहिए, जबकि तुम्हें मालूम ही नहीं था कि ये लोग कौन हैं। इसलिए तुमने ऑस्टन से बात कर ली। फिर मेरा हवाला देना कि अब टोनी ने मुझे बताया कि इस तरह के मामलात हल हो जाएं। टोनी ने कहा, क्या वो मेरा पीछा छोड़ देगा? ऑर्थर ने कहा, अगर तुम मुझसे किसी तरह यकीन दिला दो कि तुम्हें बराह रास्त इस बात का इल्म भी नहीं है। टोनी ने कहा, लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि मुझे कैसे इस बारे में इल्म है फिर? ऑर्थर ने उलझते हुए लहजे में कहा, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। टोनी ने कहा, नहीं, इस तरह बात नहीं बनेगी। ठीक है, मैं बात पर अमल करता हूँ। मैं ऑफिस में नहीं बैठता और किसी को इसके बारे में इल्म नहीं है। इमरान खुद ही थक कर खामोश हो जाएगा। ऑर्थर ने कहा, ठीक है, बहरहाल ऑफिस की निस्बत तुम यहाँ ज़्यादा महफूज हो। टोनी ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने बर वक्त मेरी इमदाद की है। उसने कहा तो टोनी मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। तुम मेरे दोस्त हो और मुश्किल वक्त में दोस्तों की मदद की जाती है। टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा तो आर्थर भी उठ गया। उसने बड़ी गर्मजोशी से टोनी से मुसाफिया किया और फिर उसे कार तक छोड़ने गया। जब टोनी कार में सवार होकर कोठी से यहाँ आया तो आर्थर वापस मुड़ा और फिर वो कोठी के एक खसूसी कमरे में पहुँच गया।
उसने एक अलमारी खोली और उसमें मौजूद एक सुर्ख रंग का फ़ोन पीस उठाकर बाहर निकाला और उसका प्लग सॉकेट में लगाकर उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाले का लहजा एक्रीमी था। ऑर्थर बोल रहा हूँ पाकिशिया से। ऑर्थर ने मौतबाना लहजे में कहा, ओह तुम, क्या हुआ, कैसे स्पेशल कॉल की है? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया तो ऑर्थर ने सारी तफसील दोहरा दी। उसने टोनी से होने वाली बातचीत भी दोहरा दी। पाकिशिया सीक्रेट सर्विस तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। ओह वेरी बैड, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। सीक्रेट सर्विस नहीं जनाब, इसके लिए काम करने वाला एक आदमी जिसका नाम अली इमरान है वो कर रहा है। चूंकि हमारे खुफिया गोदाम टागोरा में है और उस्ताद कालू हमारे वहाँ के सेटअप का इंचार्ज है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर ये लोग इस तक पहुँच गए तो हमारे खुफिया गोदाम ओपन हो जाएंगे। इसलिए मैंने इनके खात्मे का टास्क दे दिया, लेकिन उसके नतीजे में ये आदमी हरकत में आ गया। अब आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, ऑर्थर ने कहा। तुमने बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है ऑर्थर। बहरहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ संभाल लेंगे। तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो? दूसरी तरफ से कहा गया तो ऑर्थर का सता हुआ चेहरा बात सुनते ही बहाल हो गया। उसने कोठी नंबर और कॉलोनी के बारे में तफसील बता दी। ओके, पाकिशिया के दारुल हुकूमत में हमारा एक ख़ास रॉबर्ट है। मैं उसे हिदायत देकर तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तुम्हें जो हिदायत दे तुमने उस पर अमल करना है, फिर तुम ये देखोगे कि तुम पर कोई हाथ न डाल सकेगा। दूसरी तरफ से कहा गया, ठीक है सर, ऑर्थर ने मुतमईन लहजे में कहा। वो अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, डोंट वरी। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो ऑर्थर ने रिसीवर रखा और प्लग सॉकेट से निकालकर इस फ़ोन को लपेटकर वापस अलमारी में रख दिया। ये फ़ोन ऐसा था कि इससे होने वाली गुफ्तगू किसी तरह भी दरमियान में ना सुनी जा सकती थी और फ़ोन भी उसे असला सप्लाई करने वाली इस बैनुल अक़वामी तंजीम ने दिया था जिसका वो यहाँ पाकिशिया में मेन एजेंट था। फ़ोन को अलमारी में रखकर उसने अलमारी बंद की और फिर इस कमरे से क्रॉस करके वो सिटिंग रूम में आ गया। जैकब, ऑर्थर ने कुर्सी पर बैठते हुए जोर से आवाज़ करते हुए कहा, यस बॉस। चंद लम्हों बाद उसका मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और बड़े मौतबाना लहजे में कहा, एक साहब आ रहे हैं, उनका नाम रॉबर्ट है, उन्हें इज्जत से ले आना, मैं इनका इंतज़ार कर रहा हूँ। ऑर्थर ने कहा, यस बॉस। जैकब ने जवाब दिया और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी तो ऑर्थर समझ गया कि रॉबर्ट आया होगा। फिर थोड़ी देर बाद मुलाजिम जैकब के साथ एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। मेरा नाम रॉबर्ट है मिस्टर ऑर्थर, रॉबर्ट ने कहा तो ऑर्थर उठकर खड़ा हो गया। उसने बड़े गर्मजोशाना अंदाज में उससे मुसाफिया किया। बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। पहले बताओ क्या पीना पसंद करोगे? वो चूंकि यहाँ तंजीम का मेन एजेंट था इसलिए वो रॉबर्ट से इस अंदाज में बात कर रहा था। कुछ नहीं, क्योंकि मुझे वापस जाना है, रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा फिर बताओ कि मेरे लिए चीफ ने क्या हिदायत दी है? उस ऑर्थर ने कहा, ये कोठी मुझे खाली सी दिखाई दे रही है, क्या यहाँ इस मुलाजिम के अलावा और कोई आदमी नहीं है? रॉबर्ट ने इसके जवाब देने की बजाय इधर उधर देखते हुए कहा, ये मेरा खुसूसी पॉइंट है और यहाँ मेरा सिर्फ एक मुलाजिम जैकब ही रहता है। ऑर्थर ने कहा, तो फिर ये हदायत सुन लें। चूँकि आप पाकिशिया सीक्रेट सर्विस की नज़रों में आ चुके हैं इसलिए आपकी मौत का वारंट जारी कर दिया गया है और मैं इसकी तामील के लिए यहाँ आया हूँ। रॉबर्ट ने कहा, क्या मतलब, क्या कह रहे हो, क्या मतलब इस बात का? ऑर्थर हैरान होकर कहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसे रॉबर्ट के हाथ में साइलेंसर लगा पिस्टल नजर आया। फिर उससे पहले कि वो संभलता, चटक की आवाज़ के साथ ही उसे एक शोला सा नजर आया और दूसरे लम्हे उससे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई गर्म सिलाख उसके सीने में अंदर तक दूर तक घुसती चली गई हो। उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और उसके मुंह से चीख निकली, लेकिन उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसका सांस उसके गले में आ गया हो। इसने सांस लेने की कोशिश की लेकिन बेसूद, और इसके साथ ही उसका जहन और एहसासात तारीकी में डूबते चले गए।
जोसेफ ने कार शान प्लाजा के कंपाउंड गेट में मोड़ी और फिर उसे पार्किंग की तरफ ले जाने की बजाय वो उसे प्लाजा की मेन गेट की तरफ ले गया। उसने कार मेन गेट से कुछ फासले पर अभी रोकी ही थी कि प्लाजा की एक साइड से दो कारें यक्के बाद तीसरे नमूदार हुईं और तेजी से पार्किंग की तरफ बढ़ती चली गईं। दोनों में एक एक आदमी सवार था। आगे वाली कार में मौजूद आदमी को तो वो जानता नहीं था, लेकिन दूसरी कार में जो आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था उसे वो अच्छी तरह जानता था। वो टाइगर का दोस्त टोनी था। टोनी क्लब का मालिक, और वो टाइगर के साथ कई बार मुख्तलिफ मामलात के सिलसिले में उससे मिल चुका था। दोनों कारें पार्किंग से निकलकर दाईं तरफ मुड़ी और आगे बढ़ गई तो जोसेफ कार से नीचे उतरा और फिर मेन गेट की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद ही वो ग्राउंड फ्लोर पर इस ऑफिस में दाखिल हुआ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फर्म थी और जिसका मालिक आर्थर था। एक साइड पर काउंटर के पीछे एक नौजवान लड़की सामने रखी बैठी हुई थी। Like, comment, share, press the bell icon